नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम का 132वां एपिसोड है। देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिडिल ईस्ट संघर्ष पर बोल सकते हैं पीएम। पिछली बार ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट का किया था जिक्र। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का आज का 132वां एपिसोड होगा। और इसके साथ ही बता दें कि साल 2026 का पीएम का 33वां एपिसोड भी है। पीएम आज मिडल ईस्ट में जारी संघर्ष और तेल गैस के मुद्दे पर बात कर सकते हैं। इसके साथ ही आज में अंबेडकर जयंती और बैसाखी पर भी चर्चा की संभावना है। पीएम बता दें कि अप्रैल में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वोटिंग की अपील भी कर सकते हैं। मन की बात का आखिरी एपिसोड 22 फरवरी को प्रसारित हुआ था, जिसमें पीएम ने एआई समेट और साइबर क्राइम पर बात की थी। उन्होंने नया स्टार्टअप शुरू करने वाले और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं को भी सैल्यूट किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 132वां एपिसोड आज प्रसारित होगा, जहां बता दें कि मिडिल ईस्ट में हो रहे संघर्ष को लेकर का जिक्र कर सकते हैं पीएम मोदी। देश को संबोधित करेंगे। मिडिल ईस्ट संघर्ष पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछली बार ग्लोबल एआई इंपैक्ट का जिक्र किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का आज का 132वां एपिसोड प्रसारित होगा। साल 2026 का पीएम का 33वां एपिसोड भी है। पीएम आज मिडल ईस्ट में जारी संघर्ष और तेल गैस के मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं। इसके साथ ही आगामी अंबेडकर जयंती और बैसाखी पर भी चर्चा की संभावना है। पीएम बता दें कि अप्रैल में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वोटिंग की अपील भी कर सकते हैं। मन की बात का आखिरी एपिसोड 22 फरवरी को प्रसारित हुआ था, जिसमें पीएम ने एआई समेट और साइबर क्राइम पर बात की थी। उन्होंने नया स्टार्टअप शुरू करने वाले और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं को सैल्यूट किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि वे आज केरल में 2 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पहले वे बता दें कि एक रैली को संबोधित करेंगे, इसके बाद रोड शो में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल का मूड एनडीए के पक्ष में है और लोग एलडीएफ और यूडीएफ के खराब शासन से परेशान हैं। उन्होंने केरल के लोगों से अपील की है कि वे अपने भविष्य और विकास के लिए सही विकल्प चुनें। बता दें कि पीएम ने अपने पोस्ट में लिखा है कि राजनीतिक माहौल और आगामी चुनावों के महत्व पर जोर दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर जानकारी दी है, जहां उन्होंने लिखा कि आज केरल में 2 कार्यक्रम में भाग लेंगे। पहले वे एक रैली को संबोधित करेंगे, इसके बाद रोड शो में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने लिखा कि केरल का मूड एनडीए के पक्ष में है और लोग एलडीएफ और यूडीएफ के खराब शासन से परेशान हैं। उन्होंने केरल के लोगों से अपील की है कि वे अपने भविष्य और विकास के लिए सही विकल्प चुनें। पोस्ट में उन्होंने राजनीतिक माहौल और आगामी चुनावों के महत्व पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में गुजरात के पोरबंदर में चल रहे माधवपुर मेले की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह उत्सव हमारी गौरवशाली संस्कृति को उजागर करता है और गुजरात और पूर्वोत्तर के बीच सांस्कृतिक बंधन को और भी मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि यह मेले की परंपराओं को एक साथ लाता है और देश के सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस मेले में जरूर जाएं और इसका हिस्सा बने, ताकि सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं का अनुभव किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि गुजरात के पोरबंदर में चल रहे माधवपुर मेले की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि यह उत्सव हमारी गौरवशाली संस्कृति को उजागर करता है और गुजरात और पूर्वोत्तर के बीच के सांस्कृतिक बंधन को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि यह मेले विविध परंपराओं को एक साथ लाता है और देश के सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस मेले में जरूर जाएं और इसका हिस्सा बने, ताकि सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं का अनुभव किया जा सके। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर गुवाहाटी में रोड शो किया है। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए आगामी चुनाव में मतदान के लिए जागरूक किया। असम में विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को होने वाले हैं और वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। रोड शो के दौरान अमित शाह ने क्षेत्र विकास, सुरक्षा और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर जोर दिया और जनता से सहयोग की अपील की है। इस रोड शो में बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक और आम नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धि और आगामी चुनावी एजेंडे का समर्थन किया।
चुनाव से पहले यह रोड शो राजनीतिक हलचल और प्रचार को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर गुवाहाटी में रोड शो किया है। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए आगामी चुनाव में मतदान के लिए जागरूक किया। असम में विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को होने वाले हैं और वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। रोड शो के दौरान अमित शाह ने क्षेत्रीय विकास, सुरक्षा और जन कल्याण से जुड़े मुद्दे पर जोर दिया और जनता से सहयोग की अपील की है। इस रोड शो में बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक और आम नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों और आगामी चुनावी एजेंडे का समर्थन किया है। चुनाव से पहले यह रोड शो राजनीतिक हलचल और प्रचार को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में मंत्रियों का एक औपचारिक समूह दिल्ली में एक बैठक के लिए जुटा है। बैठक का उद्देश्य पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा करना और आवश्यक रणनीतियों पर विचार करना था। बैठक में रक्षा, विदेश और अन्य संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मंत्रियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा, भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक प्राथमिकता और संभावित परिदृश्यों पर विचार विमर्श किया। इस बैठक के माध्यम से सरकार ने संकेत दिया है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट पर सतत निगरानी और सावधानीपूर्वक कार्रवाई की जा रही है, ताकि भारत के हितों और क्षेत्रीय स्थिरता को और भी सुरक्षित रखा जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में मंत्रियों का एक औपचारिक समूह दिल्ली में एक बैठक के लिए जुटा है। बैठक का उद्देश्य पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा करना और आवश्यक रणनीतियों पर विचार करना था। बैठक में रक्षा, विदेश और अन्य संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मंत्री ने क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक प्राथमिकताओं और परिदृश्यों पर विचार विमर्श किया। इस बैठक के माध्यम से सरकार ने संकेत दिया है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट पर सतत निगरानी और सावधानीपूर्वक कार्रवाई की जा रही है, ताकि भारत के हितों और क्षेत्रीय स्थिरता को सुरक्षित रखा जा सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला से अयोध्या धाम के लिए स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या के भव्य और दिव्य मंदिर दर्शन का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 500 साल बाद भगवान श्री राम का नव्य मंदिर देखने का अवसर मिला। हमारी सरकार के माध्यम से बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर श्रद्धालु भी सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। सीएम ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का उद्देश्य सभी श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों तक पहुंच सुनिश्चित करना और उनके अनुभव को सरल और यादगार बनाना है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भी उत्साह और श्रद्धा के साथ ट्रेन की विदाई में भाग लिया है। आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना उसके माध्यम से आज यहाँ से अयोध्या धाम के लिए भगवान श्री कृष्ण की भूमि से भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 500 साल के बाद भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें उस भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर को देखने का अवसर मिला है, शीश नवाने का अवसर मिला है। हम परम सौभाग्यशाली हैं। ये यात्रा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि हमें भगवान श्री राम के दर्शन करने का वो सौभाग्य मिलना चाहिए, सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से ऐसे लोगों को हमारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाने का काम करता है। आज ही मैंने नंदेड़ साहिब की यात्रा के लिए भी अप्रैल के अंतिम दिन में
यहाँ से नांदेड़ साहिब के लिए भी एक ट्रेन रवाना होगी, जिससे कि हमारे श्रद्धालु जाकर के दर्शन कर सके, उन तीर्थों के ऊपर अपने महापुरुषों को शीश नवा सके। मैं सभी को आज जो अयोध्या धाम के लिए यात्रा का यहाँ से शुभारंभ किया है, सभी तीर्थयात्रियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उनके जीवन की मैं मंगल कामना करता हूँ भगवान श्री राम के चरण। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों की फसल खरीद को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य राज्य में फसल की समय पर और उचित मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करना था। बैठक में कृषि विभाग संबंधित अधिकारियों ने फसल की उपलब्धता, मंडियों की स्थिति और खरीद केंद्रों की तैयारियों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने अधिकारी को निर्देश दिए कि किसानों को हर संभव सुविधा दी जाए और खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और सहज हो। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। बैठक में खरीदी प्रक्रिया के समयबद्ध क्रियान्वयन और संभावित चुनौतियों पर भी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों की फसल खरीद को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य राज्य में फसल के समय और उचित मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करना था। बैठक में कृषि विभाग और संबंधित अधिकारियों ने फसल की उपलब्धता, मंडियों की स्थिति और खरीदी केंद्रों की तैयारी पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अधिकारियों ने बता दें कि मुख्यमंत्री ने अधिकारी को निर्देश दिए कि किसानों को हर संभव सुविधा दी जाए और खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी और सहज हो। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। बैठक में खरीदी प्रक्रिया के समयबद्ध क्रियान्वयन और संभावित चुनौतियों पर भी चर्चा की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अजमेर रोड पर आयोजित महिंद्रा वर्ल्ड सिटी हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में एथलीट और मैराथन प्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारी और आयोजन समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि इस तरह के खेल आयोजन स्वास्थ्य, फिटनेस और युवा प्रतिभाओं के उत्साह को बढ़ावा देते हैं। हाफ मैराथन में विभिन्न वर्गों और दूरी के दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के युवा और खेल प्रेमी भाग ले रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना और खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अजमेर रोड पर आयोजित महिंद्रा वर्ल्ड सिटी हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में एथलीट और मैराथन प्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारी और आयोजन समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि इस तरह के खेल आयोजन स्वास्थ्य, फिटनेस और युवा प्रतिभाओं के उत्साह को बढ़ावा देते हैं। हाफ मैराथन में विभिन्न वर्गों और दूरी की दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के युवा और खेल प्रेमी भाग ले रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना और खेल संस्कृति को बढ़ावा देना बताया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय में राजउन्नति की तैयारी तीसरी बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में उन्होंने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में जानकारी ली है और इसके साथ ही अधिकारी को तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस बैठक में तमाम अधिकारी यहां मौजूद रहे हैं, जहां कई विचार विमर्श किया गया और जन कल्याणकारी कार्यों को लेकर भी जानकारी प्राप्त की है। और इस बैठक में बता दें कि तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई और विकास कार्यों पर जोर दिया गया। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि जनता तक लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इस बैठक में अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और आगामी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए रणनीति पर चर्चा की है। राज्य उन्नति बैठक का उद्देश्य राज्य की विकास प्रक्रिया को तेजी और पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करना बताया गया है। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम ने फिट इंडिया संडे ऑन साइक्लिंग के संस्करण में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों में स्वस्थ जीवन शैली और शारीरिक फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
कार्यक्रम में कई अन्य एथलीट और फिटनेस एक्सपर्ट और नागरिक भी शामिल हुए। मैरी कॉम ने प्रतिभागियों को मोटिवेटेड करते हुए कहा कि व्यायाम और नियमित शारीरिक गतिविधियां जीवन में ऊर्जा और स्वस्थ बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। फिट इंडिया संडे कार्यक्रम के तहत देश भर में साइकिल, रनिंग और फिटनेस गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इस पहल के माध्यम से सरकार और खेल जगत स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। लखनऊ कैंट फायरिंग मामले में 22 साल बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी विजेश सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। इस बहुचर्चित 2004 की कैंट फायरिंग घटना में अन्य आरोपी त्रिभुवन सिंह, सुशील राय, आनंद राय और अजय सिंह उर्फ गुड्डू को भी राहत दी गई है। यह घटना 13 जनवरी 2004 को कैंट थाना क्षेत्र में हुई थी। घटना के समय मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय के काफिले आमने सामने आए थे और सदर रेलवे क्रॉसिंग पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। मामले में हत्या के प्रयास और बलवा की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और कोर्ट ने बताया कि साक्ष्यों की कमी के कारण सभी आरोपियों को बरी किया जा रहा है। फैसले के दौरान विजय सिंह कोर्ट में मौजूद रहे। यह घटना उस समय काफी सनसनीखेज मानी गई थी क्योंकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गैंगवार जैसी फायरिंग का आरोप लगाया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज नोएडा के दादरी में बड़ी रैली करेंगे। इस रैली का आयोजन समाजवादी समानता भाईचारा रैली के नाम से किया गया। सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने बताया कि रैली में भारी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से सपा 32 जिलों की 140 विधानसभा सीटों पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगी और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को गति देगी। अखिलेश यादव की यह रैली पश्चिम और उत्तर प्रदेश में पार्टी की मजबूत उपस्थिति और जनता के बीच सपा के संदेश का प्रचार करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। रैली में सपा की नीति, विकास योजना और सामाजिक न्याय पर जोर दिया जाएगा। सपा नेताओं का मानना है कि यह रैली पार्टी के लिए चुनावी ऊर्जा जुटाने और समर्थकों को एकजुट करने का एक बड़ा मंच साबित होगी। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित पीसीएस 2025 मेंस एग्जाम शुरू हो गया है। यह परीक्षा 1 अप्रैल 2026 तक विभिन्न शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए राज्य भर से हजारों उम्मीदवार लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज सेंटर पहुंचेंगे और एग्जाम देने के लिए अपनी तैयारियों का प्रदर्शन करेंगे। सभी उम्मीदवार एग्जाम सेंटर पर समय से पहले पहुंच गए और इसके साथ उन्होंने अपने दस्तावेजों की जांच करवाई है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित पीसीएस 2025 मेंस एग्जाम शुरू हो गया है। यह परीक्षा 1 अप्रैल 2026 तक विभिन्न शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए राज्य भर से हजारों उम्मीदवार लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज सेंटर पहुंचे हैं और एग्जाम देने के लिए अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया है और सभी उम्मीदवार एग्जाम सेंटर पर समय से पहले पहुंच गए और उन्होंने अपने दस्तावेजों की जांच करवाई है। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बॉलीवुड अभिनेत्री रूपाली गांगुली भी उपस्थित रहे। उन्होंने मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ भस्म आरती में भाग लिया। अभिनेत्री ने इस पवित्र अनुभव को लेकर अपने उत्साह को व्यक्त करते हुए महाकालेश्वर मंदिर की भव्यता और भस्म आरती का अनुभव अद्भुत है और श्रद्धालुओं ने उन्हें देखकर आशीर्वाद दिया और इस अवसर को यादगार बनाया। मंदिर परिसर में भारी संख्या में भक्त मौजूद रहे जिन्होंने भस्म आरती का आनंद लिया और दीप प्रज्वलित कर भगवान भोलेनाथ की उपासना की। मंदिर प्रशासन ने व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए और इस मौके पर मंदिर का माहौल भक्तिमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर रहा है। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बॉलीवुड अभिनेत्री रूपाली गांगुली भी उपस्थित रही और उन्होंने मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ भस्म आरती में भाग लिया। अभिनेत्री ने इस पवित्र अनुभव को लेकर अपने
विचार साझा करते हुए कहा कि महाकालेश्वर मंदिर की भव्यता और भस्म आरती का अनुभव अद्भुत है। श्रद्धालुओं ने बता दें कि इस अवसर को यादगार बनाया। मंदिर परिसर में भारी संख्या में भक्त मौजूद रहे, जिन्होंने भस्म आरती का आनंद लिया और दीप प्रज्वलित कर भगवान भोलेनाथ की उपासना की। मंदिर प्रशासन ने व्यवस्थाओं को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए। इस मौके पर मंदिर का माहौल भक्तिमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर रहा है। जम्मू कश्मीर के भालेसर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, जिससे स्थानीय लोगों और किसानों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ घंटों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं मनाली में भी बता दें कि रोहतांग के साउथ पोर्टल पर बर्फबारी शुरू हुई है। प्रशासन ने हाईवे और टनल मार्ग पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। बर्फबारी के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रैफिक धीमा हो सकता है। पर्यटकों को मौसम के अनुकूल तैयारी करने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने हिमाचल और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अचानक मौसम बदलने की संभावना जताई है और लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। और इसके साथ ही ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ घंटों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रह सकता है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी बारिश का सिलसिला, बर्फबारी का सिलसिला यहां देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने हाईवे और टनल मार्ग पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। बर्फबारी के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रैफिक धीमा हो सकता है। पर्यटकों को मौसम का अनुकूल तैयारी करने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने हिमाचल और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अचानक मौसम बदलने की संभावना जताई और लोगों से सतर्क रहने को कहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।